हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 132 तक हमने देख लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है? अ बैंकर्स ड्राफ्ट, अ डिमांड ड्राफ्ट, an order issued by a district board engineer on government treasury for payment to or order to a certain person। देखो, कैसा भी डिमांड, बैंक ड्राफ्ट मतलब कि एक तरह से चेक टाइप से हो गया, डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो डिमांड पर पेएबल होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज के ही टाइप होते हैं। यानी कि अपना आंसर जो रहेगा वो क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। हु कैन टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म? जो एक्टिव पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर को क्या बोला जाता है? यहाँ वर्किंग पार्टनर भी बोल देते हैं। तो आंसर क्या है आपका? वर्किंग पार्टनर। अ न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म। न्यू पार्टनर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है? नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है? सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट से। आंसर क्या होगा आपका? विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। शेल्टर रूम with suitable lunch room are to be provided if कितने वर्कर काम करें? 100, 150, 500, 1000। शेल्टर, रेस्ट रूम, 150 वर्कर। gratuity is payable to an employee on superannuation, retirement, retrenchment और ऑल अबव केसेस। तीनों ही केसेस में ग्रेचुटी जो है वो पे की जाएगी। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? ऑल अबव केसेस। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि इन सबसे पहले उसने 5 साल क्या कर लिए हो? कंप्लीट कर लिए हो अपने सर्विस के। कंट्रीब्यूशन टू एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का? 8.33%। 12% में से मैंने बताया था आपको 8.33 चला जाता है किधर? पेंशन स्कीम में। पीएफ स्कीम में बचता है 3.67। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? Who among the following is not the principal employer? इनमें से कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है? ऑक्यूपायर जो करता धरता है फैक्ट्री का। ऑनर, ऑनर तो होता ही है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो देखो, फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है वो फैक्ट्री का करता धरता है, वो भी एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय कर सकता है फैक्ट्री में। ओनर तो कर ही सकता है। ओनर ने किसको ऑथराइज किया हुआ है तो वो भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं। इसको इमीडिएट एम्प्लॉयर हम बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं है। द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग बोनस पेमेंट इज, कितने टाइम में पेमेंट हो जाना चाहिए? 8 महीने का टाइम पीरियड है। गवर्नमेंट चाहे तो इसे बढ़ाकर 2 साल तक कर सकती है, लेकिन नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है? 8 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर। रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस इज टू बी डन एट सच इंटरवल नॉट एक्सीडिंग। मिनिमम वेजेस का रिवीजन कितने टाइम में होना चाहिए? कम से कम 5 साल। रिपीट हो गया अपना एक क्वेश्चन, पहले भी आया था। The wages of employed person is an establishment where less than 1000 workers are employed shall be paid before। जहां 1000 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि बिफोर 7th पेमेंट हो जाना चाहिए। In case of unlisted company, the duplicate share certificate shall be issued within a period of। अनलिस्टेड कंपनी के केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर इशू हो जाना चाहिए? लिमिट गिवन है इसकी 3 महीने। 3 महीने के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? एक बार इसको पढ़ लेते हैं।
ए फाइंड बी's पर्स एंड गिव्स टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव हिम 1000 रुपीज। ए को बी का पर्स मिला और उसने दिया, तो बी ने प्रॉमिस किया 1000 रुपए का देने का। कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन वॉलेंट्री सॉरी वॉलेंट्री सर्विसेज के लिए पेमेंट करने का वादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट है। ए प्रॉमिस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव 10,000, विदाउट कंसिडरेशन 10,000 रुपए देने का वादा कर लिया। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। ए एग्री टू सेल अ हॉर्स विद वर्थ ₹1000 फॉर 10, 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में बेचने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कम कंसिडरेशन है लेकिन चलेगा। ए सपोर्ट्स बी's infant son, बी प्रॉमिस टू पे एज एक्सपेंस इन so doing। ए ने बी's infant son को सपोर्ट किया और बी ने प्रॉमिस कर लिया। वॉलंटरी सर्विसेज के लिए उसने क्या किया? पेमेंट करने का वादा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? जो बिना कंसिडरेशन के है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाकी सब में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आंसर क्या आएगा अपना? बी। फाइंड आउट दी right of the unpaid seller from the following: a lien on the goods for the price why he is in possession of them। अनपेड सेलर के पोजीशन में है तो उसके पास लीन होता है, बिल्कुल होता है। अ राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय द एक्ट, इन केस ऑफ insolvency of the buyer a right to stop goods in transit after he has parted with the possession of them। ये पूछ रहा है अनपेड सेलर की क्या राइट है, तो तीनों ही राइट है। लीन भी है, राइट टू रीसेल भी अनपेड सेलर का राइट है, और राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट भी अनपेड सेलर का राइट है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जिसको बिल रिसीव हुआ है ऐसे पर्सन से जिसका खुद का टाइटल क्या है? डिफेक्टिव है। ड्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट, who for consideration become the possession of a promissory note named in the instrument, to whom or to whom order the money is directed to be paid, or none of the above। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है जिसके पोजीशन में प्रॉमिसरी नोट आया है फॉर कंसिडरेशन। उसे पुराने वाले के बारे में पता नहीं है कि भाई इसका टाइटल डिफेक्टिव है या नहीं है, बस उसने कंसिडरेशन पे करके लिया है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। Intimation of the reconstitution of change in a registered partnership is to be given to registrar of firm। रिकॉन्स्टिट्यूशन की इंफॉर्मेशन कितने दिन के अंदर जानी चाहिए? ऐसी कोई लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी हुई है, ठीक है। आप बताओगे तो चेंजेस जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, नहीं बताओगे तो पुराने जो रजिस्टर्ड है वही से पार्टनरशिप मानी जाएगी। A firm shall not contain any name, king, queen, empire, all of the above। तो इनमें से कोई भी नाम जो है वो फर्म नहीं रख सकती है, ना किंग रख सकती है, ना क्वीन रख सकती है, ना एम्पायर रख सकती है। द फी पेबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP whose contribution exceeds ₹10 lakh, 10,000 से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो जो गवर्नमेंट फीस लगती है वो लगती है आपकी 5,000 रुपए। अच्छा, कंपनी के लिए नील है यहाँ तक की 10 लाख तक। Identify from the following which is the power of inspector of a factory। Enter into any place of factory, बिल्कुल एंटर हो सकता है। Make inquiry into any accident, किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है। Seize and take copies of any document, ये भी काम इंस्पेक्टर कर सकता है। इंस्पेक्टर ये सारे ही काम कर सकता है, all of the above। The gratuity is payable to an employee shall not exceed 20 महीने की सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 मंथ सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Withdrawal from PF may be allowed for marriage of the employer, post matriculation education of children, for the purchase of dwelling place, for illness in certain cases। देखो पीएफ में से पैसा निकाला जा सकता है लेकिन सिर्फ रहने के लिए, मकान बनाने के लिए, ठीक है, इनके लिए पैसा निकाला जा सकता है।
ये वो पैसा है जो आपको वापस जमा कराने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बाकी जो काम इन्होंने दिए हैं, मैरिज ऑफ एम्प्लॉयर, पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन, फॉर इलनेस, इनके लिए आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये स्पेसिफाइड टाइम में जमा कराना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईएसआई कॉर्पोरेशन इज अ, ईएसआई कॉर्पोरेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। जब ईएसआई कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन देखते हैं तो वहां ये क्लियर है कि भाई ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। हु इज नॉट एलिजिबल टू गेट बोनस, इनमें से कौन जो है वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है? अ टेम्परेरी वर्कमैन, अ डिसमिस एम्प्लॉय, पीस रेट एम्प्लॉय, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। देखो, इनमें से कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो पीस रेट पे हो, ये चीजें नहीं देखी जाती। देखा जाता है कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है। एक डिसमिस एम्प्लॉय जो है, जिसको डिसमिस कर दिया है, वो अभी करंटली एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। और डिसमिस क्यों किया होगा? उसने कुछ गड़बड़ की होगी, तो वो बोनस के लिए एंटाइटल नहीं है। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, जिसको हमने अलग किया, कंपनी ने अलग किया, एम्प्लॉयर ने अलग किया है, वो बोनस के लिए क्या है आपका? एलिजिबल है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क, पीस वर्क, गारंटेड टाइम रेट। कैसे भी डिसाइड कर सकती है, किसी भी तरह से डिसाइड कर सकती है, टाइम पे, पीस पे, गारंटेड, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा आपका। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अप्लाइज टू वेजेस पेएबल टू एन एम्प्लॉय, employed person in respect of wage period if such wages for that period does not exceed। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में एक अलग लिमिट दी हुई है, 18,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है तो एक्ट आपका क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। द quorum फॉर अ पब्लिक कंपनी हैविंग द नंबर ऑफ मेंबर 5,000 और मोर 30, कितना आएगा? 30 मेंबर। आंसर हो जाएगा आपका डी। अलग अलग लिमिट थी, 5, 15, 30। 5,000 से ज्यादा है तो 30 वर्कर, ठीक है। In case of an adjourned meeting, the company shall give नॉट लेस देन डैश नोटिस टू द मेंबर। कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा एडजर्न मीटिंग के केस में? 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन? कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? देखो, एडजर्न मीटिंग जो है वो होती कब है? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस। तो 7 दिन के अंदर तो मीटिंग होनी है, तो नोटिस कितने दिन का जाएगा? 3 दिन का। एथिक्स इज अ सेट ऑफ dash of human conduct that govern the behavior of individual or organization। किसका सेट है? प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का? प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स, नन ऑफ दी अबव, दोनों। एथिक्स इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। आंसर आ जाएगा आपका सी। द सोसाइटी फॉर बिजनेस एथिक्स वाज स्टार्टेड इन 1980। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। द मिनिमम सीलिंग ऑन ग्रेचुटी एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज कितनी है? 10 लाख। याद रखना, 10 लाख 20 मंथ सैलरी। The ESI Act 1948 provides certain benefits to the employees in case of, क्या क्या बेनिफिट? सिकनेस बेनिफिट बिल्कुल प्रोवाइड करवाता है, मैटरनिटी बेनिफिट बिल्कुल करवाता है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी ये भी प्रोवाइड करवाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव।
A monthly return of contribution in the prescribed form 6 is required to be filed with the commissioner within dash days of the close of the month as per Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. कितने दिन के अंदर मंथली रिटर्न चला जाना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशंस का? विद इन 25 डेज। अगले महीने की 25 तक क्या करवाना है? इसको जमा करवाना है। इसके बाद डैश इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज पर कस्टम एंड यूजेस। इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड यूजेस? अकॉर्डिंग टू कस्टम देखो, एक तो होता है नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। ये तो है ही, गिवन है, बाय लॉ है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जिसको भी ट्रांसफर करते हैं, जो ट्रांसफरेबल है डॉक्यूमेंट है, वो हमारे लिए क्या है? प्रॉमिसरी नोट। तो अकॉर्डिंग टू कस्टम, वो जो हमने बनाए हमारे अकॉर्डिंग कि भाई इसे ट्रांसफर किया जा सकता है, ये ट्रांसफरेबल है 1% टू अनदर पर्सन, तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड यूजेस है। डिलीवरी नोट ये भी ट्रांसफरेबल है। रेलवे रिसीट ये भी ट्रांसफर है। चेक भी ट्रांसफरेबल है, लेकिन चेक बाय कस्टम ट्रांसफरेबल नहीं है, बाय लॉ। लॉ ने इसको बनाया हुआ है। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, इनको भी अगर आप ट्रांसफर करना चाहे तो वो हो सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? सी। द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर अ कंपनी इज, कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। देखो पहले पुराने जो प्रोविजन है उनमें दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख, पब्लिक के लिए 5 लाख, लेकिन अब इन लिमिट्स को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप जितनी कैपिटल रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। तो ना 3 लाख, ना 4 लाख, ना 5 लाख। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। If the agreement is made by obtaining consent by doing an act forbidden by IPC, the agreement would be caused by, किसी की कंसेंट ली है, ऐसा कोई काम करके जो आईपीसी में क्या है? ऑफेंस है। क्या बोले उसको? कॉरिजन। हुंडी आर इंडोजीनियस इंस्ट्रूमेंट रिटन इन, हुंडी जो लिखी जाती है वो किसमें लिखी जाती है? वो लिखी जाती है हमारी देशी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, जिसको कि यहाँ बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में लिखेगा, कोई गुजराती है तो गुजराती में लिखेगा, अलग अलग जो अपनी लैंग्वेज है उसमें लिखी जाती है। ठीक है, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, you cannot oblige a party to have been. This statement applies to an implied condition as to description of goods. The implied condition as to fitness of goods for a particular purpose. Implied condition as to sample. Implied condition as to title. देखो ये आपने क्या कर दिया? इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पी, देखो इस स्टेटमेंट में इन्होंने स्पेसिफिकली पी सेल करने के लिए, मटर सेल करने के लिए बोला है। बीन्स जो कि दाने होते हैं, अब मटर बोला है यानी कि इम्प्लाइड है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई मैं मटर बेचना चाहता हूँ, डिस्क्राइब कर दिया। तो हम मान के चलेंगे कि सामने वाला जो हमें देगा या हम सामने वाले को जो देंगे वो क्या होने चाहिए? मटर ही होने चाहिए, कुछ अलग प्रोडक्ट नहीं। ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये इम्प्लाइड कंडीशन है टू डिस्क्रिप्शन। Who is an adolescent as per Factories Act 1948? एडोलेसेंट किसे बोलते हैं? देखो 18 से ऊपर जो है वो तो एडल्ट है। एडोलेसेंट कौन है? जो 15 से ज्यादा है लेकिन 18 से कम है, उसको हमने क्या बोला? एडोलेसेंट। 14 से 15 वाला क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है, ये कैटेगरीज इन्होंने क्या की है? डिसाइड की हुई है। Which of these is not a negotiable instrument as per instrument negotiable instrument act? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। शेयर सर्टिफिकेट जो है
वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी। पब्लिक नोटिस अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज गिवन in the following manner: serving a copy of the notice to the registrar of firms, publishing the notice in official gazette, publishing the notice in one vernacular newspaper circulating in the district where the firm principal place of business is situated. कब पब्लिक नोटिस कंप्लीट माना जाता है? जब वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया हो, प्लस ऐसे नहीं किसी एक को ही किया हो, प्लस पब्लिशिंग द नोटिस इन द ऑफिशियल गजट, वहां भी ऑफिशियल गजट में भी इंफॉर्मेशन दे दी हो, प्लस आपने लोकल न्यूज पेपर में भी उसे पब्लिश कर दिया हो। ये तीनों काम अगर कर दिए तो हम मान लेंगे हाँ आपने पब्लिक नोटिस दे दिया है। तो आंसर क्या होगा अपना? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173, a person may not become an agent if he is of the age maturity, he is of unsound mind, either of the above, none of the above। मेच्योरिटी कोई एज नहीं होती है, अनसाउंड माइंड है तो वो बन नहीं सकता है। तो ये मेच्योरिटी नहीं होगा, ये होगा मेजोरिटी। अगर हम इसको मेजोरिटी भी देखेंगे तो अ पर्सन मे नॉट बिकम एन एजेंट इफ ही इज एज ऑफ मेजोरिटी, गलत हो जाएगा। अ पर्सन मे नॉट बिकम एन एजेंट इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। आइदर ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। क्या आना चाहिए बताइए? आंसर होगा इसका बी। अ पर्सन मे नॉट बिकम एन एजेंट इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो वो नहीं बन सकता है एजेंट। In absence of a contract to the contrary, an agent is entitled to retain dash of the principal until amount due for commission is not received by him. In the absence of a contract to the contrary, an agent is entitled to retain goods ऑफ द प्रिंसिपल अंटिल अमाउंट ड्यू। जब तक अमाउंट ड्यू है वो गुड्स को रोक सकता है, पेपर्स रोक सकता है, प्रॉपर्टी रोक सकता है, तीनों को रोक सकता है, यानी कि ऑल ऑफ अबव। सेक्शन 122 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 provides that which of the following provision are not applicable to an OPC। OPC पर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है? देखो, सेक्शन 100 ईजीएम, मीटिंग बुलानी है क्या? नहीं बुलानी, अकेला पर्सन है। नोटिस ऑफ मीटिंग, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रॉक्सी, ये नहीं चलेगा जब वो अकेला ही है, उसकी 365 डेज मीटिंग हो रही है। ये तीनों प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 176, a company in which either of the government has no paid up share capital is called as। कौन सी कंपनी होगी जिसमें गवर्नमेंट की पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। Section 7, Clause 4 of Companies Act 2013 provides that the company shall maintain and preserve copies of all documents and information as originally filed with the registrar till its, बताओ कब तक? बनाने से लेकर खत्म होने तक, यानी कि डिसॉल्यूशन तक। कब तक रखने ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट संभाल के? डिसॉल्यूशन तक। डैश आर द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स।
अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तीनों बातें दूर रखनी अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो तो। आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। In case of contractual obligation, the promisor dies before performance. The legal representative of the promisor must perform the promise. The legal representative of promisor must perform the promise provided it is not one dependent on the personal qualification of promisor. The legal representative may not perform the promise. The legal representative are not liable to pay damages for non-performance of promise. आंसर क्या आएगा? In case of contractual obligation, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, where the promisor dies before performance, promisor जो है वो परफॉर्मेंस के पहले ही जा चुका है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इस पे अपन ने पहले भी शायद बात की है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोमिसर की डेथ हो गई बिफोर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस होने से पहले। तो जनरली जो हम आंसर देते हैं कि उस प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करेगा? उस वर्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो उस वर्क को परफॉर्म करेगा अगर स्पेसिफिक स्किल और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मामला नहीं है तो वो काम उसे पूरा करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर हमारा होगा बी, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म। लेकिन अब इनकी वर्डिंग्स में हम जाए तो क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर नहीं कर रहा कि अमाउंट आ चुका है, एक काम हो चुका है या नहीं हो चुका, प्रोमिस जी ने अपना काम किया है या नहीं किया, ये इसमें क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आंसर जो आपका इसमें गिवन है वो दे रखा है द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट लाइबल टू पे डैमेजेस फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें भी आंसर यही दिया है, तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। An anticipatory repudiation has the effect of anticipatory repudiation, पहले ही मना कर दिया। An automatic putting to an end of the contract, कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। Put an end to the contract only on acceptance of repudiation after by another party. Putting an end to contract only on failure to perform when performance is due. देखो एंटीसिपेटरी रेपुडिएशन आपने मना कर दिया काम पूरा करने से, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं खत्म मानते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं उस दिन तक का इंतजार करूंगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कंप्लीट होना है। तो एंटीसिपेटरी रेपुडिएशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट तभी खत्म होता है जब सामने वाली पार्टी जो है वो उसे क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। इन प्रिटेंडेड बिडिंग सेल इज, प्रिटेंडेड बिडिंग यानी कि अननेसेसरी बिड लगा रहा है सेलर, तो सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। सेल बायर के ऑप्शन पे क्या है, वॉइडेबल है। अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, wage slip shall be issued by employer to his employee 1 day prior to disbursement of wages, on the date of disbursement of wages 1 day later to the disbursement of wages, any time during the month। ये इशू होनी चाहिए प्रायर टू द डिस्बर्समेंट ऑफ वेजेस। ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कब की बात कर रहा है ये, जब हम शेयर इशू करते हैं, शैल बी कैप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ, कौन सा बैंक होना चाहिए, नेशनलाइज, शेड्यूल्ड, गवर्नमेंट और एनी बैंक। तो इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाता है वो है कि शेड्यूल्ड बैंक में। ठीक है, 184, where a company issues shares with differential right,
where a company issues share with differential right, the list of shareholder should be mentioned under section 88 of the Companies Act 2013. Register of shares, registered of members, list of share, क्या आएगा इसमें? Where a company issues share with differential right, the register of member under section 88 having differential right, ये आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। Rule 34 provide that where the tribunal has made winding up order of LLP, the liquidator shall submit a report containing which of the following particular. लिक्विडेटर कौन सी रिपोर्ट सबमिट करेगा? डेप्ट ड्यू टू एलएलपी, एलएलपी को कितना पैसे लेने हैं, एलएलपी ने कितनी गारंटी दी है, एग्जिस्टिंग एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, ये सारी चीजें उसको क्या करनी है? सबमिट करनी है। इसीलिए तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया, डेप्ट के बारे में बताए, लाइबिलिटीज का पेमेंट करवाए, इन सब चीजों के लिए उसे क्या किया है? अपॉइंट किया है। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल shall have the right to vote on every resolution before the company. सीधा सा मामला है, तो वोट करने का राइट है किस पर? रेजोल्यूशन पर। When a professional promotes a position or opinion to such extent that some objectivity may have to be compromised, this threat is known as familiarly threat, objectivity threat, advocacy threat, इंटिमिडेशन थ्रेट। ये किस में आएगा? प्रोफेशनल से रिलेटेड थ्रेट है, ये है आपका लीगलिटी से रिलेटेड एडवोकेसी थ्रेट। द डैश ऑफ द कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, किस में आते हैं ये? आर्टिकल्स में। द सुपरवाइजरी बोर्ड अंडर द जर्मन मॉडल इज नॉन एज, इसको याद कर लेना, रट लेना इसको, ये आएगा आपका ऑफिसरेट मॉडल, ये दिया हुआ है आपका जर्मन मॉडल। An audit committee has four-fold relationship and therefore has to interact with management, internal auditor, public and जो भी आपका ऑडिट कमेटी है उसका रिलेशन किससे होना चाहिए? ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। इंटरनल ऑडिटर से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए अगर पब्लिक कंपनी है तो। एंड कॉस्ट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑडिटर। देखो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है वो होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो इसके साथ इसी के पर्पज के लिए हम ऑडिट कमेटी बनाते हैं, इसके साथ भी इनका क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। Which of the following is a method of discharge from liability? Which of the following is a method of discharge from liability? By endorsement, by promising, by cancellation, by registration। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसमें, तो कब लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकते हो? कैंसिल करके। अ पार्टनर में कंट्रीब्यूट टू एलएलपी, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, प्रॉमिसरी नोट, एनी ऑफ द अबव। क्या क्या एक एलएलपी में ला सकता है एक पार्टनर? कुछ भी ला सकता है इनमें से, एनी ऑफ द अबव। ग्रेच्युटी इज पेएबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर ही हैज रेंडर्ड continuous service for not less than 5 years on his ट्रांसफर, डॉटर्स मैरिज, रीएम्प्लॉयमेंट, रेजिग्नेशन। तो इसके लिए फिट वर्ड क्या बैठ रहा है आपका? रेजिग्नेशन। Who will not be considered as an employee? कैंटीन वर्कर, कैजुअल वर्कर, पार्टनर, पार्ट टाइम एम्प्लॉय। सीधा सीधा नजर आ रहा है, पार्टनर जो है वो एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट means an account of subscriber executed by a contract setting out the terms and condition under the इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। कौन से सिस्टम में होता है? नेशनल पेंशन सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ अ कंपनी? इन एक्टिव कंपनी, असिस्टेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। इनमें से कौन सा कंपनी का टाइप नहीं है? इनएक्टिव, इसको डॉर्मेंट
भी बोल देते हैं, या जो एक्टिव नहीं है, डोरमेंट कंपनी स्टेटस होता है, प्रोड्यूसर कंपनी होता है, असिस्टेंट कंपनी, ये इस तरह की कोई कंपनी नहीं होती। Section 92 of the Companies Act 2013 requires a company to prepare and file annual return. Annual return कौन से फॉर्म में फाइल किया जाता है? फॉर्म नंबर MGT 7 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4, ये दोनों याद रखने आपको। The main features of e-contract is cost and acceptability, purity and clarity, speed, accurate and reliable, परफेक्शन एंड अट्रैक्टिव। देखो जो मेन फीचर है ई कॉन्ट्रैक्ट का, ई कॉन्ट्रैक्ट वाली जो डेफिनेशन पूरा एक प्रोविजन दिया हुआ है, वहां क्लियरली मेंशन है कि स्पीड मिलती है, एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनपेड सेलर्स राइट अगेंस्ट गुड्स? इनमें से कौन सा अनपेड सेलर के अगेंस्ट राइट नहीं है? 3 राइट होते हैं बेसिकली, राइट टू लीन, राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल। सबसे पहला राइट टू रिटेंशन, ये रिटेंशन कुछ नहीं है, ये क्या है? लीन ही है। स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट ये भी होता है। राइट टू सीकिंग क्लेम फॉर डैमेज, ये बायर के अगेंस्ट राइट है, अनपेड सेलर के अगेंस्ट, गुड्स के अगेंस्ट ये राइट नहीं है। और रीसेल का राइट बिल्कुल होता है। आंसर क्या होगा आपका? सी। Where the endorser does not want that the endorsee or any other holder to incur any expense on his account is called, ये स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था, इस तरह का जो इंडोर्समेंट होता है वो होता है सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट। सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट, ठीक है।